चेतन मन और उसका सुनियोजन। ऑडियो 2। काय कलेवर जिससे आचरण और क्रियाएं प्रतिपादित होती हैं विचारों द्वारा ही संचालित होता है। उनके स्तर के अनुरूप ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जो व्यक्ति रचनात्मक विचारणाओं को जिस अनुपात में अपनाता, संजोता और सक्रिय करता चलता है, उतना ही वह सदाचारी, पुरुषार्थी और परमार्थी बनता जाता है। इसी आधार पर सुख शांति के अक्षुण्ण बने रहने का आधार खड़ा होता है। विचार प्रवाह के निम्नगामी होने पर व्यक्तित्व के विकास में विघ्न पहुंचता है। इस तरह की विचारधारा को डिकोटोमस अर्थात विकृत एवं विघटनकारी प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस मानसिक रुग्णता की स्थिति में अचिंत्य चिंतन एवं अनौचित्यपूर्ण क्रियाकलापों के जाल में फंस जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानता, अबोधतावश और असावधानी से ऐसा हो सकता है, किंतु तथाकथित सभ्यों को जब ऐसा सोचते और आचरण करते देखा जाता है जो मानवीय गरिमा और सभ्यता के अनुकूल नहीं होता, तब और भी अधिक आश्चर्य होता है। वस्तुतः नो लिमिट पर्सन अर्थात विशाल व्यक्तित्व का अर्थ है संकीर्णता जन्य स्वार्थ परता के भवबंधनों का परित्याग करने वाली उत्कृष्ट चिंतन की रीति नीति को अपनाकर अपने को लोकोपकारी आदर्शवादी विचारधारा के साथ जोड़ना। इस विधा को जानने वालों के जीवन में सदैव प्रसन्नता और प्रशंसा ही दृष्टिगोचर होती है। निंदा, आलोचनाओं से वह सदा अपने को दूर रखते हैं। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन जैसे अध्यात्मवेता और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक अपने उत्कृष्ट प्रामाणिक चिंतन के कारण ही दुनिया को नई और रचनात्मक दिशाधारा दे सकने में सफल हो सके। यह सभी इस तथ्य का उद्घाटन करते हैं कि मानवीय शक्तियों में विचार शक्ति का बहुत महत्व है। एक विचारवान व्यक्ति लाखों करोड़ों का नेतृत्व कर सकता है। इस क्षमता से संपन्न व्यक्ति साधनहीन होने पर भी अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग निकाल लेते हैं। विद्यात्मक दिशाधारा अपनाकर ही महापुरुष समाज और राष्ट्र का निर्माण किया करते हैं। इस सामर्थ्य के बल पर आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन से कठिन भवबंधनों को पार कर आत्म साक्षात्कार करते एवं परमात्म सत्ता से जुड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों निर्माण किसी स्कूली पढ़ाई अथवा ऊपर के थोपे हुए ज्ञान से नहीं, अपितु चिंतन चेतना के परिष्कार से ही संभव है। तपश्चर्या का योग साधनाओं का अवलंबन इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। शिक्षा का अर्थ भौतिक जानकारी देने वाली स्कूली पढ़ाई तक सीमित हो गया है। उसके द्वारा बहुज्ञता, कुशलता एवं अधिक उपार्जन क्षमता के लाभ तो मिल सकते हैं, किंतु उच्च स्तरीय व्यक्तियों का निर्माण विचार परिष्कार से ही संभव है। चिंतन की उत्कृष्टता जहाँ होगी वहाँ जीवन में स्नेही सामंजस्य का बाहुल्य मिलेगा। इसी प्रकार संपर्क क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग सद्भाव उमड़ रहा हो। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक, विचारक, संत, मनीषी एवं कलाकार अधिक निर्धन और अभावग्रस्त स्थिति में होते हैं, पर उन्हें संपन्नों की तुलना में कहीं अधिक संतुष्ट, सुखी और शांत समुन्नत देखा जाता है। इनका एकमात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख शांति के लिए जहां लौकिक और भौतिक सुविधा साधन जुटाने में निरत रहते हैं, वहीं महामानव मानसिक साधना अथवा वैचारिक साधना के अभ्यासी होते हैं। विकृत एवं विघटनकारी चिंतन के दुष्परिणामों को भली भांति समझने और उत्कृष्ट चिंतन की रीति नीति अपनाकर कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा पाने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः मनुष्य की संरचना समन्वयवादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर परमात्मा ने की है। इस तरह की विचारणा को मनीषियों ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है, जो व्यक्ति की हर आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता रखती और उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए अभिप्रेरित करती है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने और उत्कृष्ट चिंतन मनन करते रहने से सात्विक भावों की अभिवृद्धि होती है। आचरण उदात
और उन्नत बनता है। मानसिक शक्ति का विकास होता और सद्गुणों की प्राप्ति होती। अतः यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है कि अपने सोचने विचारने की प्रक्रिया पर नए सिरे से मंथन किया जाए और उसमें से खोज खोज कर निकृष्ट एवं हेय स्तर के विचारों को निकाल फेंका जाए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के उपाय उपचारों द्वारा सद्विचारों का आरोपण सहज संभव हो जाता है। प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निर्माण एवं उज्जवल भविष्य का निर्धारण इसी आधार पर संभव हो सकेगा। विचार शक्ति की अनंत सामर्थ्य। समुन्नत जीवन की व्यापक विस्तरित संभावनाओं का आधार सद्विचार ही है। विचारों की तरंगें प्रकाश, ताप, ध्वनि एवं विद्युत की अपेक्षा अधिक ही शक्तिशाली है, कम नहीं। शिकागोवासी टेड सीरियस द्वारा कल्पनाओं के फोटो खींच सकने की बात अब विश्व विदित है। टेड की इस शक्ति से विचार तरंगों की शक्ति व गति का ही संकेत मिलता है। विचार हैं क्या? प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स की स्फूर्णा, डिस्चार्ज ही विचार है। फोटोन कण प्रकाश वेग से चलते हैं, इसीलिए वे अनंत यात्रा कर सकते हैं। समय फोटोन के लिए गति शून्य हो जाता है। विचार शक्ति भी कालातीत है, क्योंकि उसकी गति प्रकाश वेग से भी अधिक है। सेकंड की करोड़वें हिस्से से भी कम समय में हम विश्व के किसी भी बिंदु पर विचार शक्ति द्वारा पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सामान्यतः मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग नहीं करता। विचार शक्ति में प्राण शक्ति के स्फुरन वेग के अनुसार ही शक्ति होती है। उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी के आधार पर उसे मंद, मध्यम और गहन प्रचंड इन 3 वर्गों में बांट सकते हैं। अनियमित टूटे फूटे विचारों में बल व वेग मंद होता है। उसका संप्रेषण थोड़ी ही दूर तक किया जा सकता है और उनमें प्रभावित कर सकने की सामर्थ्य भी अत्यल्प होती है। अविकसित व्यक्तियों की विचार शक्ति मंद ही होती। सामान्य औसत व्यक्तियों की विचार शक्ति मध्यम होती है। शिक्षा व संपत्ति के अर्जन में यही यथेष्ट सहायिका होती है। मध्यम विचार शक्ति वाले लोगों की बुद्धि पल्लवग्राही होती है, मूलग्राही नहीं। बंदर इस डाल से उस डाल पर पत्तियों को छूता, पकड़ता, गाता, कूदता रहता है। यही पल्लवग्रहिता है। सामान्य व्यक्ति विविध जीवन क्षेत्रों की सतही जानकारी रखते हैं तथा उसके सहारे व्यवहार कौशल का कार्य संपादित करते हैं। किसी विषय में गहरे बैठने की प्रवृत्ति को मूलग्राही प्रवृत्ति कहते हैं। गहनता से विचार करने हेतु अपनी संपूर्ण ध्यान शक्ति नियोजित करनी होती है। इससे प्राण शक्ति का विशेष स्फुरन होता है। देर तक एक ही विषय से संबद्ध विचार मस्तिष्क में बना रहने पर उसमें संवेग, मोमेंटम बढ़ता रहता है। विकसित इच्छा शक्ति से जुड़े विचारों में मस्तिष्क एवं हृदय दोनों का बल काम करता है। इससे उनकी गति तीव्र और प्रभाव गहन हो जाता है। वे अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और उनका परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। प्रचंड प्रभावशाली और साकार विचारधारा में प्राण शक्ति का ही प्रभाव होता है। जब मन को अन्य सभी दिशाओं से हटाकर किसी विशेष बिंदु पर, किसी आदर्श विशेष में या विशेष विषय विशेष में केंद्रीकृत किया जाता है तो चिंतन और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु वही एक हो जाता है। मनुष्य उसी उधेड़ बूंद में लगा रहता है। उसी प्रयोजन के लिए प्रतिफल सक्रिय, जागरूक एवं गतिशील रहता है। आस्था उसी आदर्श में दृढ़ होती है। विचारों का केंद्र वही होता है और गतिविधियों का प्रेरणा सूत्र भी वही होता है। आस्था, चिंतन और कर्म की त्रिवेणी प्रचंड मस्तिष्कीय ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। वह सृजनात्मक गतिविधियों और अनुभूतियों का आधार बनती है। प्रबल अवरोधों से टकराकर भी टिके रहने और प्रवाहित रहने की शक्ति उसमें आ जाती है। यह त्रिवेणी व्यक्तित्व को दिव्य, पवित्र बनाती है। वस्तुतः श्रेष्ठ व्यक्तित्व उस स्थिति का ही नाम है जहाँ मध्य में होती है प्रखर उत्कृष्ट विचार शक्ति और उसमें भावना, निष्ठा, आस्था की हृदय शक्ति,
तथा तदनुरूप आचरण व्यवहार की क्रिया शक्ति का समन्वय होता है। प्राण शक्ति का चुंबकीय विद्युत प्रवाह ही विचारों को प्रचंड बनाता है। प्राण को मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर ढली हुई विशिष्ट ऊर्जा कह सकते हैं। इस ऊर्जा को जब निर्धारित लक्ष्य की एक ही दिशा में नियोजित किया जाता है तब उसका विशिष्ट प्रभाव स्वाभाविक ही है। प्राण की विद्युत के अनुपात से विचार तरंगों में प्रखरता आती है। एम्पलीफायर के माध्यम से हल्की सी आवाज को इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है कि उसे सैकड़ों हजारों मील दूर दूर तक बैठे लाखों व्यक्ति सुन सकते हैं। परिष्कृत सघन प्राण शक्ति की सूक्ष्मता का सदुपयोग विचारों को भी ऐसी ही प्रभावोत्पादकता से संपन्न बनाता है। इससे स्पष्ट है कि विचार शक्ति के घटने बढ़ने का संबंध प्राण शक्ति की विशिष्ट ऊर्जा से है। अनमन्यसकता, आलस्य, अस्त व्यस्तता, अवसाद, उपेक्षा और उत्साहहीनता की मनोभूमि में शिथिल शक्तिहीन विचार ही उत्पन्न होते हैं और मुरझा जाते हैं। स्वयं के जीवन में ही उनका कोई प्रभावशाली परिणाम नहीं परिलक्षित होता, फिर दूसरों को प्रेरणा दे पाना उनसे कहाँ तक संभव हो सकेगा। सामान्य भाषणकर्ताओं, प्रवचनकारों, कथाकारों, वक्ताओं की मनोभूमि ऐसी ही होती। थोड़ी सी रटी हुई बातें घुमा फिराकर दोहराई जाती रहती। मस्तिष्क के उथले स्तर से ही वे निकलते हैं। कंठ को और जिह्वा के अग्रभाग को साध लेने पर ऐसे भाषण आदि सुनने में सुहावने लग सकते हैं। समझते समय भी वे आकर्षक प्रतीत हो सकते हैं। इनसे आगे उनकी प्रभाव गति नहीं होती। प्राण शक्ति की न्यूनता उनको प्रभाव परिपुष्ट नहीं बना पाती। दूसरी ओर उत्कृष्ट प्रखर प्राण शक्ति से निकले शब्दों में भले ही लक्ष्यदार प्रभाव न हो, पर आस्था, अनुभूति और आचरण का आधार उन्हें मर्मस्पर्शी और स्थायी प्रभाव पैदा कर सकने योग्य बना देता है। महामानवों की वाणी में लोकमानस की जकड़न को समाप्त कर उसका दिशा निर्देश कर सकने की क्षमता इसी आधार के कारण होती है। एकाग्रता पूर्वक तीव्र इच्छा शक्ति के साथ किए गए विचारों की शक्ति आचरण से जुड़ जाने पर प्रभावपूर्ण हो ही जाती है। यह सम्मिलित शक्ति सद्भाव प्रेरित हुई तो सत्प्रवृत्तियों को प्रदीप्त करती है। दुर्भावनाओं से जुड़ी हुई हो तो वहां पतन के लिए आकर्षित करने वाला प्रभाव पैदा करती है। शमशान में चिता न जल रही हो तो भी वातावरण की विभत्सता की अनुभूति वहां पहुंचने पर होती ही है। कसाई खाना साफ सुथरा पड़ा हो तो भी उसमें घुसते ही आतंककारी का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। सामूहिक रूप से जहां भी अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियां की परिस्थितियां पाली पोसी जाती हैं, वहां पतन की सम्मोहन शक्ति प्रचंड हो उठती है। सत्प्रवृत्तियों के लिए इसी सम्मिलित शक्ति का उपयोग उत्कर्ष की प्रेरणा उत्पन्न करता है। सामूहिक सत्सम्मेलनों और धर्म अनुष्ठानों के पीछे एक बड़ा प्रयोजन ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करना भी होता है। साधु संस्थाओं का जन्म इसी सउद्देश्य के लिए हुआ। एकत्र रहकर वे प्रखर प्रेरणा का प्रभावी वातावरण विनिर्मित करते रहते थे। सत्कर्मों के सामूहिक आयोजनों की यही महिमा इसी प्रयोजन को पूरा कर सकने की कारण है। दिवालियों की प्रभाव शक्ति का यही रहस्य है। मनस्वी महामानवों के निवास स्थान इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उनको दिव्य स्मारकों के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयोजन वे सूक्ष्म प्रेरणाएं प्राप्त कर सकना ही होता है जो वहां बिखरी होती हैं।